नमस्कार, आप देख रहे हैं तेलंगाना की तकदीर और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। तेलंगाना में सियासी घमासान चल रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन सियासी दलों को तैयारी के लिए चुनाव की तारीखों का इंतजार नहीं है। सब जुटे हैं अपना परचम लहराने में। जहां एक और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए हर तरह की जुगत में लगी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी केसीआर को बेदखल कर सत्ता पाने की कोशिश में लगी है। सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस फिलहाल अपने गढ़ को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तीनों ओर से खींचतान जारी है। आइए जानते हैं कि किसके हाथों में होगी तेलंगाना की चाबी, किसके वादों घोषणाओं में कितना दम है, और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इस बार तेलंगाना की सत्ता तक पहुंचने के लिए कौन सी पार्टी कितना जोर लगा रही है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक तेलंगाना की किसी भी खबर से अनभिज्ञ रह जाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं तेलंगाना की वो तमाम सियासी खबरें जो आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही उनका विश्लेषण भी। तो सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंदी संजय ने केसीआर पर साधा निशाना, कहा अगर बेटे को बनाया मुख्यमंत्री का दावेदार तो पार्टी दो धड़ों में बंट जाएगी। बीआरएस ने चुनाव आयोग से की पार्टी के खर्चों में 20 लाख ज्यादा बढ़ाने की मांग, कहा सोशल मीडिया से भी हटाएं गलत राजनीतिक सूचना। ओवैसी ने भरी तेलंगाना से हुंकार, बीआरएस को दिया समर्थन, कहा कि कांग्रेस के सांप्रदायिक भड़कावों में न आए। सीएम केसीआर ने नागार्जुन सागर से कृष्णा नदी का पानी छोड़ने का दिया आदेश, 20 दिनों के अंतराल के साथ 2 चरणों में पानी छोड़ने को कहा। केटीआर ने विपक्षी नेताओं किशन रेड्डी और ए रेवंत रेड्डी का नाम लेते हुए आलोचना की, कहा कि वे केसीआर से मेल नहीं खाते हैं, कोई बराबरी। हरीश राव ने कहा तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस हारेगी और केसीआर लगाएगा छक्का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर केसीआर आने वाले चुनावों में अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देते हैं तो बीआरएस 2 धड़ों में बंट जाएगी और पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि केसीआर ने पहले ही कृष्णा नदी के पानी को आंध्र प्रदेश के साथ बांटने के मुद्दे पर तेलंगाना के लोगों के साथ और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ अन्याय किया था। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस की सरकार तेलंगाना में दोबारा आती है तो तेलंगाना की स्थिति और खराब हो सकती है। तेलंगाना दूसरा श्रीलंका बन जाएगा। केटीआर ने अपने भाषण में कहा था कि तेलंगाना के लोग नरेंद्र मोदी के गुलाम नहीं हैं और ना ही बनना चाहते हैं, लेकिन वो एक परिवार के गुलाम के तौर पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने बीआरएस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी ऐसी पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे जो वंशवाद या जातिवाद के मुद्दे पर चुनाव में खड़ी होती हो। इसीलिए अगर तेलंगाना की जनता को अपना भला चाहिए तो बीआरएस को दोबारा चुनाव जीतने से रोकना होगा, नहीं तो पूरे तेलंगाना में इस अमीर परिवार की भेंट चढ़ जाएगा। आगामी चुनावों को देखते हुए बीआरएस पार्टी ने चुनाव आयोग से तय मानकों से 20 लाख रुपए ज्यादा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के खर्चों को देखते हुए पार्टी को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए चुनाव आयोग तय खर्चों को बढ़ा दे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को देखते हुए हमें जगह जगह चुनावी रैलियां करनी होती हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर पार्टी के उम्मीदवारों के नाम सरनेम एक जैसे होने के कारण सोशल मीडिया पर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे बीआरएस के वोटों के कटने का डर है। साथ ही भरत ने राजनीतिक गलत सूचना के खिलाफ कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि वे कानून प्रवर्तन विभाग विशेष रूप से पुलिस और नागरिक अधिकारों को सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जनता की गलत सूचनाओं के संबंध में तुरंत कार्रवाई करें, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। उनके प्रकाशन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। आपत्तिजनक आधारहीन सोशल मीडिया सामग्री पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनका कहना था कि चुनाव आयोग के खर्चे की निर्धारित सीमा के अंदर खर्च चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पर्यवेक्षकों ने उम्मीदवारों के खाते में झंडे, टोपी, टी शर्ट, पार्टी के रंग के तौलिए जैसी वस्तुओं का भी पैसा लिया है। ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए और उपभोग सामग्री में लगातार वृद्धि के कारण भी व्यय सीमा को मौजूदा सीमा से 20 लाख ज्यादा बढ़ाने का आग्रह किया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने तेलंगाना को सांप्रदायिक तनाव से बचने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुस्लिम मतदाताओं से उन निर्वाचन क्षेत्रों में बीआरएस का समर्थन करने को कहा है जहां एआईएमआईएम तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। उन्होंने उनसे राज्य विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम और वर्तमान सरकार के साथ खड़े होने का आग्रह किया है। ये सब काम ओवैसी सोशल मीडिया और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कर रहे हैं। आपको हमने ये बताया था कि इस बार मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए ओवैसी भी तेलंगाना की कई सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं।
कितनी सीटों पर और कहां से वही चुनाव लड़ेंगे, इसका खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ ही वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। यहाँ ओवैसी के आने से कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। हैदराबाद में पिछले सांप्रदायिक दंगों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए समाज में नफरत फैलाने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने मुसलमानों को उन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी आगाह किया जो केवल चुनाव के दौरान एआईएमआईएम को निशाना बनाने के लिए सामने आते हैं। 9 साल तक तेलंगाना में सांप्रदायिक दंगों की अनुपस्थिति, आवासीय विद्यालयों में हजारों छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और अल्पसंख्यक बजट आवंटन की ओर इशारा करते हुए ओवैसी ने समुदाय से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। बढ़ते अगली खबर की तरफ, केसीआर ने अधिकारियों से शुरू होने वाली नागार्जुन सागर बाई नहर के तहत कृषि भूमि की खेती के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। पूर्ववर्ती नलगोंडा और खम्म जिलों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों को शुरू होने वाली नागार्जुन सागर बाई नहर के तहत कृषि भूमि की खेती के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह निर्णय क्षेत्र के किसानों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुरोधों के जवाब में लिया, जिन्होंने अपने खेतों में पानी की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण धान की फसल को संभावित नुकसान की सूचना दी थी। मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रगति भवन में सिंचाई विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें कम वर्षा के बीच फसलों की मौजूदा स्थिति और पानी की उपलब्धता के बारे में चर्चा हुई थी। कृष्णा नदी में तेलंगाना के हिस्से से संबंधित पर्याप्त पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों से 20 दिनों के अंतराल के साथ 2 चरणों में पानी छोड़ने को कहा। चंद्रशेखर राव ने मौजूदा पानी की कमी और नागार्जुन सागर जलाशय की स्थिति को देखते हुए पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने तत्कालीन नलगोंडा और खम्म जिलों के मंत्रियों और विधायकों से पानी के वितरण की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आयाकट के भीतर हर कृषि भूमि तक पहुंचे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा है कि राज्य के हितों की रक्षा में कांग्रेस और भाजपा नेताओं का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व से कोई मुकाबला नहीं है। जी किशन रेड्डी और ए रेवंत रेड्डी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन नेताओं के पास से चंद्रशेखर राव के खिलाफ खड़े होने और लड़ने का कद ही नहीं था, जिन्होंने तेलंगाना राज्य के लिए लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दी। किशन रेड्डी वह व्यक्ति थे जो तेलंगाना आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने के लिए कहे जाने पर भाग गए थे, जबकि रेवंत रेड्डी एक चोर थे जो वोट के बदले नकदी घोटाले में रंगे हाथों पकड़े गए थे। गुरुवार को कुकुटपल्ली, शादनगर, रवियाल और विकरालाबाद में कई कार्यक्रमों में बोलते हुए रामाराव ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोगों को सीटें बेचने और वोट खरीदने वाली पार्टियों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस 10 स्थानों पर जीतेगी और फिर रेवंत रेड्डी उन विधायकों को लेकर चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। चुनाव नजदीक थे, ये राजनीतिक पर्यटकों के लिए एक नए सीजन की शुरुआत का समय था। लोगों के लिए यह आलोचनात्मक चिंतन का समय था। मतदान के लिए जाते समय तर्कसंगत और सूचित विकल्प चुनना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सिर्फ कार का चुनाव चिन्ह ही आपके दिमाग में होना चाहिए। राज्य और अब तक सभी मोर्चों पर जो तेजी से प्रगति हुई है, उसका श्रेय पूरी तरीके से बीआरएस को जाता है। ये विडंबनापूर्ण है कि कांग्रेस नेता अब बिजली आपूर्ति के मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि लोगों को कांग्रेस शासन के दौरान बिजली से संबंधित अधिकतम समस्याओं का सामना करना पड़ा था। चंद्रशेखर राव और नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए रामाराव ने कहा कि मोदी किसानों को रायुत बंधु, रायुत बीमा और निर्बाध और मुफ्त बिजली दे रहे थे, जबकि मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किया कुछ नहीं। उन्होंने कहा, मोदी ने किसानों की समस्याएं दोगुनी की, किसानों की आय नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय केवल किसान हितैषी योजनाओं और नीतियों को लागू करके ही दुगनी की जा सकती है, न कि बयानबाजी से। बढ़ते अगली खबर की तरफ, पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने केवल 1 विधायक सीट जीती थी, लेकिन अब वह सीट दोबारा हासिल करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस रन नहीं ले पा रही है। हालांकि चंद्रशेखर राव अगला विधानसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार अपना पद बरकरार रखकर छक्का लगाने जा रहे हैं। हरीश राव शुक्रवार को कोरुतला शहर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद एक सार्वजनिक बैठक में बोल रहे थे। कांग्रेस सत्ता में आने का दिवा स्वप्न देख रही थी, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका क्योंकि लोग कांग्रेस के हथकंडों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। ये कहते हुए बीआरएस और भाजपा के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने बताया कि लोग बीआरएस के 10 साल के शासन की तुलना पिछले कांग्रेस के शासन से करके अपने वोट का प्रयोग करेंगे। बीड़ी श्रमिकों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीड़ी उद्योग 13 राज्यों में है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार बीड़ी श्रमिकों को पेंशन नहीं दे रही है।
हालांकि तेलंगाना एकमात्र राज्य था जो बीड़ी श्रमिकों को पेंशन प्रदान कर रहा था। पेंशन न देने के बदले दोनों पक्षों ने अपने फैसले से उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ने बीड़ी के पैकेट पर खोपड़ी और हड्डियों के निशान छापे तो बीजेपी ने बीड़ी उद्योग पर जीएसटी लगा दिया। हालांकि चंद्रशेखर राव ने बीड़ी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पहल की। उन्होंने कहा कि केसीआर का मतलब विश्वास और कांग्रेस का मतलब नाटक है। बीआरएस सरकार ने योजना के तहत किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए जमा किए। यह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा देश भर के किसानों को प्रदान की गई सहायता से अधिक था। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर राव का किसानों पर बहुत स्नेह है। तेलंगाना की तकदीर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।